अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर माय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुलम्स लॉ। ये आपको 9th में भी 11th में भी और आपको BSc पार्ट 1 में भी ये जो कुलम्स लॉ है आपको अवेलेबल होगा। तो इसको आज मतलब कि बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब कि इस कुलम्स लॉ के बारे में पूछ रहे थे, तो चलो मैंने कहा कुलम्स लॉ पे भी एक वीडियो बना देते हैं। तो कुलम्स लॉ जो है कि आज हम इस तरह पढ़ेंगे कि इंशाल्लाह कि आपको ये कभी नहीं भूलेगा। ये कुलम्स लॉ मैंने तकरीबन इसकी 7 जो है ना स्टेटमेंट्स बनाई हैं। तो 7 स्टेटमेंट पॉइंट्स बनाए हैं, तो आपको इंशाल्लाह इन 7 पॉइंट से मैं समझाऊंगा। तो आप ये मैं करने से पहले आपने क्या करना है कि ये लेक्चर सुनने से पहले आपने इसको अपना कापीज़ वगैरह अपनी होमवर्क की जो है निकालनी है। तो मैं आपको करवाऊंगा, तो इसमें यह है कि आप मेरा लेक्चर तो सुन लेंगे लेकिन आपको समझ उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इसको आप अपने हाथों से नहीं गुजारेंगे। तो पहले आपने क्या करना है कि अपनी कापीज़ वगैरह निकाल लेनी है, और ये जो मैंने स्टेटमेंट ये सारे 7 पॉइंट किए हैं ना, तो आपने इन 7 पॉइंटों को ना अच्छी तरह कर लेना। तो आपको ये 9th में भी, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको 9th में भी 11th में भी और आपको BSc पार्ट 1 में भी इंशाल्लाह इसका काम आएगा। और इसके बाद अब तो BSc ख़त्म हो गया, तो BS ऑनर्स आ गया, तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह ये कुलम्स लॉ होगा। तो आप ऐसे समझें जैसे कि ये कुलम्स लॉ तकरीबन है 1784 में तकरीब दिया था। कुलम्स एक बंदे का नाम था, साइंटिस्ट था, उसने इस लॉ को जो है अवेलेबल करवाया था। तो ये लॉ क्या है? ये लॉ ये है कि कुछ लोगों के जहन में ये बातें आ रही थी कि जो चार्ज हैं वो आपस में क्यों अट्रैक्ट हो जाती हैं, वो रिपेल क्यों हो जाती हैं, ठीक है, और वो क्यों, और ये ऐसा कैसे हो सकता है, और वो कितना रिपेल होती हैं और कितना वो करीब होती हैं एक दूसरे से, यानी अट्रैक्ट होती हैं और रिपल्सन उनके दरमियान होती है। तो इन सारे 3 सवाल थे। पहला सवाल जो था वो था कि हाउ, कैसे ये होता है, और दूसरा सवाल जो था वो वाई था कि वाई यानी कि क्यों ऐसा होता है, और जो तीसरा सवाल था वो हाउ मच था कि ये कितना मतलब कि रिपेल होती है फॉर। ये 3 सवाल थे। तो इन तीनों सवालों को हल करने के लिए कुलम्स ने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की। तो उन्होंने एक लॉ ड्राइव किया, तो वो लॉ जो था वो उन्होंने अपने नाम से रखा कुलम्स लॉ। तो इसके स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज चार्ज। देखें तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एक पॉइंट चार्ज Q1 है, ये एक पॉइंट चार्ज Q2 है। तो इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या होगी? इन पॉइंट चार्ज की जो मैग्नीट्यूड्स होगी उनके मल्टीप्लाई से होगा। मैग्नीट्यूड में एक तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज हैं तो मतलब कि दोनों सेम चार्जेस होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आगे स्टेटमेंट आपने क्या करनी है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर। इसके दरमियान जो डिस्टेंस इन दो चार्ज के दरमियान होगा वो आर होगा बिटवीन दीज चार्ज। तो इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि वो चार्ज किस तरह होना है। तो मैथमेटिकली मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक और या इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर बिटवीन दीज चार्ज। तो मैथमेटिकली एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स है, ई से मुराद इलेक्ट्रिक फोर्स है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको हम फर्स्ट कहते हैं इक्वेशन। तो एफ ई जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर है, इसको हम सेकंड इक्वेशन कहते हैं। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइनिंग वन इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो एफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर है। एंड जब हमने प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है इसको ख़त्म करना होता है, रिमूव करना होता है, तो हम क्या करते हैं? एक कांस्टेंट लगाते हैं। और ये जो कांस्टेंट है ये कुलम्स कांस्टेंट है, और ये जो है कि कुलम्स की पूरी इसमें जो उसने कोशिश की है ये उसकी जान है। मतलब कि जो ये के है कि इसमें सबसे अहम किरदार है उसका। तो उसने तकरीबन ये 9 से 10 से ज़्यादा साल लगाए होंगे, इसको एक्सपेरिमेंट किया उसने। तो फिर उसने देखा कि ये सारा उन्होंने एक लॉ बनाया। ये होगी इसके स्टेटमेंट और ये मैथमेटिकली होगी इसकी इक्वेशन। अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन जो है ये आपका दूसरा पॉइंट है, वो कहता है कंसिडर आप करें
कि एनी 2 पॉइंट चार्ज लें, Q1 उसको एक नाम दे दिया Q2, दोनों सेपरेटेड हैं, अलहदा हैं बाय जो डिस्टेंस है उसका वो है R। तो अगर हम फिगर बनाएं तो क्या होगा, Q1 चार्ज ये है और Q चार्ज 2 ये है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी वो इज होगी कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर हो। अगर यहाँ पर चार्ज सेम भी हो सकते हैं, मतलब कि पॉजिटिव, मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव होंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, या नेगेटिव होंगे तो ये दोनों भी आपस में रिपेल करेंगे। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव लेंगे तो फिर ये दोनों जो हैं ये अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो कूलम्स की फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये दो तरह की फोर्स होती है, या तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है या ये रिपल्सिव फोर्स होती है। अच्छा, तो कूलम्स लॉ के मुताबिक इसकी इक्वेशन ये होगी। तो इस इक्वेशन को विच इज आल्सो कॉल्ड द कूलम्स फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कूलम्स फोर्स भी कहते हैं। यहाँ पर वेयर के जो है, ये जो के है इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है। इसकी जो मकदार है इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स पर करती है, एक तो है नेचर ऑफ मीडियम और दूसरा जो है सिस्टम ऑफ SI यूनिट्स यूज टू मेजर फोर्स चार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट। देखें तो ये जो मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ, यहाँ पर डिपेंडेंस ऑफ के, जो के की मकदार की जो वैल्यू है वो किस पर मुनासिब करती है। पहली बात जो है वो है नेचर ऑफ मीडियम, जो मीडियम की नेचर है, नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम की जो फितरत है उस पर मुनासिब करती है कि आया कि वो स्पेस वाला मीडियम है, एयर है, वैक्यूम है या कोई और चीज़ है। ठीक है, दूसरी जो बात है वो है सिस्टम ऑफ SI यूनिट्स, सिस्टम ऑफ SI यूनिट्स। अब इस मीडियम के बाद हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि SI यूनिट्स में क्या है। और इसकी आगे आप देखें तो इफ़ द मीडियम बिटवीन चार्ज इज़ फ्री स्पेस, अगर इन चार्ज के दरमियान अगर मीडियम इस वक्त तो एयर है, तो इसी तरह एयर है तो मतलब कि फ्री स्पेस है, इन दोनों के दरमियान अगर मीडियम जो है वो फ्री स्पेस होगा तो फिर देन द वैल्यू ऑफ के ये होगी, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसकी वैल्यू ये होगी। अब देखें तो K इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर पर कूलम स्क्वायर है। अब देखें अगर आपको पता हो तो क्या होगा कि एक जो न्यूटन होता है ना वो बराबर होता है 10⁵ डाइन्स के इक्वल होता है, और जो एक मीटर स्क्वायर जो होता है वो होता है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो कूलम्स को चलो हम कूलम स्क्वायर ही ले लेते हैं। तो देखें कि ऐसे यूनिट्स के सिस्टम पर कैसे ये के की वैल्यू मुनासिब करती है। तो देखें तो के इज इक्वल टू अगर 9 है मल्टीप्लाई 10⁻⁹ है, अगर 1 न्यूटन की जगह पर मैं लगाऊं 10 डाइन्स, ठीक है 10⁵ डाइन, और इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ 1 मीटर स्क्वायर से, तो वो कितना 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओवर जो आ जाएगा वो कूलम स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें तो अब के की वैल्यू हमारे पास क्या बनेंगे, 9 इंटू 10⁻⁹ है, 10⁵ है, 10⁴ है, 4 और 9 कितने हो जाएंगे 9, और 9 और 9 18, 10⁻⁴ कितने आ जाएंगे 18 डाइन्स सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा कूलम स्क्वायर। देखें तो जैसे ही हमने यूनिट्स को चेंज किया है, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम था, तो यहाँ पर अगर हमने 9 सेंटीमीटर क्यूब पर कूलम स्क्वायर किया तो हमारे पास जो है के की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। तो इसी तरह जो के की वैल्यू जो है वो सिस्टम ऑफ SI यूनिट पर मुनहसर करती है और नेचर ऑफ मीडियम पर भी मुनहसर करती है। अगर आप दोनों चार्ज को लें, उनको फ्री स्पेस में रखें, तो उस वक्त उनकी जो रिपल्शन फोर्स होगी या उनकी जो उस वक्त अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो क्या होगी, वो एक होगी
जो आप फ्री स्पेस में लेंगे। अगर आप उन्हीं चार्ज को पकड़ें और उनको वाटर में, मतलब कि वाटर वाले मीडियम में उनको भिगोएं, भिगोने के बाद आप उनको निकालें और निकाल कर उनको मतलब करीब करें, तो उनकी फोर्स में जो है डिफरेंस होगा उसके हिसाब से जो आपने फ्री स्पेस के मीडियम को यूज़ किया है। तो यहाँ तक मुझे पता है कि आपको शायद इसकी समझ लग गई होगी कि इसकी डिपेंडेंस ऑफ के क्या है। तो इसके बाद इसकी के की वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। अब इसमें हम पाई की वैल्यू लेती हैं, वो है 3.14, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 क्यूब ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। तो जब हम ये सारी वैल्यूज़ इसके अंदर दोनों पुट करती हैं तो हमें यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड होती है, और वो है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है एंड कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी कहलाती है। तो इट्स वैल्यू इज जो मैंने आपको उधर लिखकर दिखा दी है, यही वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो द कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस इज, अब फ्री स्पेस में आप कूलम फोर्स को कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ तक ये जो था ये आप 10th में या 10th में आता है तो उसमें आप कर सकते हैं। तो इन वेक्टर फॉर्म है। अब वेक्टर फॉर्म के लिए आप 11th में ये कॉलम ज़ला आता है तो उसमें आप कर सकते हैं, या ये 14 BSc पार्ट 2 में आता है तो उसमें आप इसको कर सकते हैं ये वेक्टर फॉर्म में। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट होगा वो है कूलम्ब फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। जो कूलम्ब फोर्स है वो एक म्यूचुअल फोर्स है। अब देखें कूलम्ब फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि आप फोर्स जो F21 है एक्सर्टेड बाय चार्ज Q1 ऑन चार्ज Q2 तो इज कॉल्ड इज इक्वल है इन मैग्नीट्यूड में, लेकिन बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, डायरेक्शन में वो मुखालिफ होगी और मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। जो फोर्स 2-1 है किस फोर्स के, टू दी फोर्स 1-2 के फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्यू चार्ज 2 एंड क्यू चार्ज 1 पे। अब मैथमेटिकली देखें तो हमारे पास क्या आते हैं कि ये हमारे पास Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। तो उस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या हो रहा है कि फोर्स जो 2-1 है वो इक्वल होगी फोर्स 1-2 के, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगी क्योंकि साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब ये अपोजिट इन डायरेक्शन है। देखें तो Q1 एंड Q2 है, इसके दरमियान डिस्टेंस हम ले रहे हैं 2-1 ले रहे हैं, इसके दरमियान जो फोर्स होगी वो 2-1 होगी, ठीक है। चार्ज 1-2 जो है वो चार्ज 1 पर लगा रहा है। इसी तरह अगर हम फोर्स 1-2 लेंगे तो वो चार्ज जो 1 है वो चार्ज 2 पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या उल्ट होंगी। तो इनके दरमियान डिस्टेंस करें तो ये फोर्स इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या बनेगी, वो 1 over 4 प्लस एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 ओवर R21 स्क्वायर, एंड इसका वेक्टर फॉर्म में करें तो R2 का ऊपर कैप आ जाएगा। इसके बाद F12 होगी 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12 का स्क्वायर R12 का कैप। तो हिंस नतीजे में क्या होगा कि कूलम्ब फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, तो फिर फोर्स जो है वो 2-1 इज इक्वल होगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगी F12 के। इसके बाद इसका चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि कूलम्ब फोर्स ऑफ एन चार्ज के दरमियान एन चार्ज की जो कूलम्ब फोर्स है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। ये तो ये वाली फोर्स थी ना जो दो चार्ज के दरमियान फोर्स है, लेकिन अगर चार्ज ज़्यादा हों, ठीक है, तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव या कूलम्ब फोर्स होगी वो क्या होगी। वो कहता है कंसिडर असेंबली ऑफ एन चार्ज की हम एक असेंबली जो है ना, एक बुछार जो है उसको सफ़र करते हैं। द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q1, अब Q1 पर जो है टोटल चार्ज फोर्स है। अब ये देखें तो ये हमारे पास Q1 जो है ये रखा हुआ है, ठीक है। अब Q1 पर Q2 फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स हमने इसको कंसिडर किया है 1-2 के साथ। इसी तरह Q3 Q1 पर लगाएगा तो 1-3 होगी, Q4 अगर 1 पर लगाए तो 1-4 होगी। इसी तरह ये फोर्सेस लगती जाएंगी तो Qn चार्ज तक मतलब कि हो जाएंगी। तो ये Qn जो है Qn अगर Q1 पर लगाएगा तो ये फोर्स 1n होगी। तो इसी तरह देखें तो इसकी क्या स्टेटमेंट, कंसिडर असेंबली ऑफ एनी चार्ज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड। अब टोटल फोर्स क्या है, टोटल फोर्स हमने F लेनी है, ठीक है, एक्सर्टेड बाय चार्ज Q1 प्लेस्ड अमंग एन चार्ज के दरमियान जो Q1 रखा हुआ है इसके ऊपर इससे जो लगने वाली फोर्स है वो
हमने टोटल एफ जो है वो फाइंड करनी है। कैन बी कैलकुलेटेड बाय सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं, वेक्टर सम करना है हमने। ये सारे फोर्सेज जो हैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स को हमने जितने भी ये फोर्सेज होंगी इनको अलग अलग हमने देखना है, उसके बाद उन सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास एक एफ जो है इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड होगी। तो वो देखते हैं। तो हमारे पास ये F1, F2, F13, F14 एंड सो ऑन एंड F1n तक हमने इन सारी फोर्सेस को ऐड कर दिया। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब इन सब की वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज में क्या करना है कि आपके पास 1 2 फोर्स है, तो आपने 1/4πε0 वैसे ही आएगा। Q1 की वैल्यू सब में सेम आएगी। तो इसके साथ क्योंकि Q1 जो है उस पर ये बाकी चार्ज फोर्सेस लगा रही है, इसलिए Q1 तो आएगा ही। और कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, कांस्टेंट पर कोई असर नहीं होता, तो इसलिए कांस्टेंट भी साथ आएगा, Q1 भी आएगा। अब Q2/R12 के दरमियान, इसके दरमियान जो फोर्स F2 है, और जो है Q1 और Q3 के दरमियान जो फोर्स है वो 1 3 है। वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, 1/4πε0 Q1 Q3 और 1 R² R13 का कैप। इसी तरह सो ऑन 1/4πε0 Q1 Q2 Q4 ओवर R14 का स्केयर एंड R14 का कैप पर प्लस आ जाएगा। इसके बाद सो ऑन, या मतलब कि इसके अंदर जितने भी चार्जेस आएंगे, करोड़ों चार्जेस आएंगे, ठीक है, तो लाखों, तो आपने उन सब को मतलब कि ऐड करना है, उन सब की फोर्स फाइंड करनी है। उसके बाद Qn तक आ जाएगा। ये मैंने डॉट्स लगाए हैं, तो इसका मतलब कि इसमें करोड़ मतलब कि जितने भी चार्ज होंगे उस असेंबली में, तो वो आ गए। तो इसके बाद 1/4πε0 जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा, Q1 Qn और R1n का स्केयर R1n का कैप आ जाएगा। तो F ही आ गया। इसके बाद अब देखें इसमें हमें कांस्टेंट कौन सा आ रहा है, कॉमन कौन सा आ रहा है, 1/4πε0 1/4πε0 इन तीन सब में कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी आपको पता है ये कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बचेगी। उसके बाद इसमें ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ये जो चीज़ जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास जो है अंदर रह जाएंगी। बाकी जो हमने कॉमन लिया है वो हमारे पास बाहर आ जाएगा, 1/4πε0। बाकी ये चीज़ें जो हैं ये अंदर आ जाएंगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि 1/4πε0 वैसे आ जाएगा। अब इन सब का जो है ना सम्मेशन ले लेना है। क्या लेना है, सम्मेशन। सम्मेशन क्या है, सम्मेशन के लिए हम साइन ये वाला यूज करती हैं। तो n है, n सम्मेशन साइन आ गया। इसके बाद I1 = 1 है, I1 जो है वो I जो है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर Q1 जो है ये सब में सेम आ रहा है, तो इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर I जो है I1 है, ठीक है, अगर I1 रखेंगे तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 होगी, Q1 होगा। अगर 2 रखेंगे तो 2 होगा, 3 4 5 इस तरह सो ऑन n तक चलेगा ये। तो 1/R1I का स्केयर एंड R1I का कैप। ये जो हमारे पास एक फोर्स आ गई, सिंगल फोर्स आ गई है, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास सुपर प्रिंसिपल से फोर्स होगी। और ये जो असेंबली है इसके अंदर इन तमाम चार्जेस की आपस में जो फोर्स होगी उसका सम फोर्स होगी। इसके बाद हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि F = इस एप्सिलॉन नॉट को, जो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट जो है 1/4πε0 जो है ये K के इक्वल है, तो हम इसकी जगह पर K लिखेंगे। यहाँ से देखें K जो है Q1 जो है ये मतलब कि कॉमन भी हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सब के लिए एक ही है, तो ये भी हम बाहर लगा लेते हैं, ये बाकी वैसे आ जाएगा। इसमें जो आपने लिखना वो यही वाला लिखना है, सिर्फ इतना सा, ठीक है, क्योंकि Q1 तो हमने बाहर ले लिया तो इसको K कर दिया है, ठीक है। ये हो गया आप मतलब कि आपका अगर आप कूलम्ब फोर्स ऑफ n चार्ज फाइंड करना चाहते हैं तो वो आप इसमें कर सकते हैं यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद जो पांचवा मैंने पॉइंट बनाया वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम। जो मैंने आपको कहा था कि मतलब कि जो डिपेंडेंस ऑफ के है ना उसका, तो वो मतलब मीडियम का के पर कैसा मुनहसर होता है, क्या मुनहसर होता है, वो है द प्रेजेंस ऑफ मीडियम कॉल्ड, क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू चार्ज। दोनों चार्ज के दरमियान वो डाइलेक्ट्रिक कहलाता है, जो मीडियम की अगर मौजूदगी हो। तो वहाँ पर जो हमने के की वैल्यू फाइंड की है वो हमने फाइंड की है कि विदाउट मीडियम, ठीक है ना, मीडियम के बगैर, मतलब कि जो उसमें कौन सा मीडियम था। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें ये जो के की हमने वैल्यू फाइंड की है ये हमने मीडियम लिए हैं फॉर वैक्यूम
या हमने इसको कह सकते हैं फॉर फ्री स्पेस, या हम ये आर की वैल्यू ले सकते हैं, के की वैल्यू ले सकते हैं फॉर एयर के लिए। ठीक है, इनके लिए हम जो है इन तीनों मीडियम्स के लिए हम इस के की वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो वहाँ पर मीडियम की मौजूदगी नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ मीडियम है। ठीक है, तो उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। बिटवीन दोनों चार्ज के दरमियान डाइलेक्ट्रिक होता है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक रिड्यूस कर देता है, किसको कम करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स को कम करता है। मैंने आपको बताया था कि अगर मीडियम वाटर में लेंगे तो वाटर में मीडियम लेंगे तो वाटर ये जो वैक्यूम एयर और फ्री स्पेस वाले मीडियम में जो चार्ज की इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो होगी वो ज़्यादा होगी, और जो अगर आप वाटर वाले मीडियम उसको गीला करने के बाद दोनों चार्जों को डुबोने के बाद आप उनको निकाल कर उनको अगर करेंगे तो उनके दरम्यान जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होगी वो उनमें फ़र्क होगा, डिफरेंस होगा। इसीलिए तो देखें तो जब हम मीडियम यूज़ करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो जाती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस कर देता है। वो मीडियम जो है वो डाइलेक्ट्रिक जो है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स को कम कर देता है एज कम्पेयर टू द फोर्स। उस फोर्स के मुआवजे से बाय सर्टेन फैक्टर जो कि एक ख़ास फैक्टर के साथ ली जाती है, दैट इज़ अ कांस्टेंट फॉर द गिवन डाइलेक्ट्रिक। वो जो ख़ास फैक्टर जो होता है, वो ख़ास फैक्टर को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये ख़ास फैक्टर जो है ये जो ख़ास फैक्टर है इसको हम दिए गए डाइलेक्ट्रिक के लिए कांस्टेंट कहते हैं। तो यही जो कांस्टेंट है इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, जिसको हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। तो अब देखें तो अब हमारे पास जो कूलम्स की फोर्स हो जाएगी वो क्या आ जाएगी? कूलम्स फोर्स इज हमारे पास होगी एफ ई ओवर ये हमारे पास फोर्स कूलम्स फोर्स होगी, और ये जो कूलम्स फोर्स है इसमें ये डिवाइड कर देती है इलेक्ट्रिक फोर्स को। जो एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी है ये इस इलेक्ट्रिक फोर्स को डिवाइड करेगा। तो जो हमारे पास कूलम फोर्स होती है तो ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखें तो ये कैसे आया, इस तरह आया कि F इज इक्वल टू होता है एफ ई, यहाँ पर अगर एरो है तो यहाँ पर भी है, तो ये एप्सिलॉन नॉट आर है रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 और हम क्या लगाती हैं आर स्क्वायर और आर का केप लगाती है। तो यहाँ पर देखें तो ये डिवाइड हो रहा है एप्सिलॉन नॉट आर पर। जैसे ये एप्सिलॉन नॉट आर पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ें नीचे डिवाइड हो रही हैं ये नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई होंगी तो क्या होगा कि हमारे पास जो एफ आएगा वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा, Q1 Q2 और आर स्क्वायर होगा और आर केप आ जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी होगी अगर प्रेजेंस ऑफ मीडियम होगा। तो अगर प्रेजेंस ऑफ मीडियम होगा तो हमारे पास जो फोर्स बनती है प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर आर कैप। ये हो गया। इसके बाद ये जो कूलम्स फोर्स है इसमें वेक्टर फॉर्म होती है। तो वेक्टर फॉर्म के इस्तेमाल क्या है? वेक्टर फॉर्म मतलब कि उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? तो यूजेस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तो इसके 10,000 मैंने यूजेस 2 लिखे हैं तो वो भी आप देख लें। द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हैज़ द फॉलोइंग यूजेस। ये जो कूलम्स लॉ है इसकी जो वेक्टर फॉर्म है ये 10,000 यूजेस रखती है। पहला उसमें यूज़ क्या होता है कि हमें क्या उससे फ़ायदा हो सकता है कि इट टेल्स वेदर फोर्स इज़ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। अट्रैक्टिव माने कशिश करना, ठीक है, और रिपल्सिव माने मतलब कि दूर करना, एक दूसरे से दूर करना। तो हमें वेक्टर फॉर्म से ये पता चल जाता है कि जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो देखें तो अगर फोर्स रिपल्सिव होगी तो अगर ये पॉइंट चार्ज 2 पॉइंट चार्ज हैं पॉजिटिव, अब ये दोनों सेम है, आपको पता है सेम चार्जेस रिपेल, सेम चार्जेस रिपेल करती हैं। तो ये इस जानब इसको रिपेल करेगा और ये इस जानब, क्योंकि इन दोनों के दरम्यान फोर्स लग रही है अपोजिट, ठीक है, अपोजिट फोर्स लगेगी तो एक फोर्स ये होगी और एक फोर्स ये होगी। यहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर हम फोर्स ऑफ ये लिखेंगे ये फोर्स के नेगेटिव होगी तो हमें पता चल जाएगा ये फोर्स इक्वल होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगी। इसी तरह अगर हम पॉजिटिव लेते हैं और इधर एक चार्ज नेगेटिव लेती हैं तो इनके दरम्यान अगर आपको पता है कि अनलाइक
ठीक है। लाइक और अनलाइक, अनलाइक चार्ज जो होंगे वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को कशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर, ये इधर फोर्स होगी और ये इधर फोर्स होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। लेकिन क्या होगा कि हमें पता हो लग जाता है कि इसमें ये अट्रैक्टिव, ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों फोर्स से क्या कर रहे हैं, दोनों चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं कि, लेकिन क्या चार्ज फोर्स लगा रहे हैं कि आपस में अट्रैक्ट होने की। यहाँ पर हमें पता है कि दोनों चार्जेस जो हैं, ये चार्ज जो है ये इस पर फोर्स लगाता है, ठीक है, ये चार्ज आगे से इस पर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये चार्ज इस जानब चला जाता है और ये चार्ज इस जानब चला जाता है। तो मतलब क्या, ये जो फोर्स है इसका मतलब ये वाला चार्ज इस पर ये फोर्स लगा रहा है, तो ये वाली फोर्स बना दी, ये चार्ज इस पर ये फोर्स लगा रहा है, और दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों एक दूसरे से रिपेल होंगे, दूर होंगे। और अगर दोनों चार्जेस, ये अगर इस पर फोर्स लगाए तो ऊपर से अगर आगे से ये भी इस पर चार्ज फोर्स लगा रहा है अपनी जानब खींचने की, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो नेट फोर्स कैन बी, जो नेट फोर्स है वो हम कैन भी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम वेक्टर सम से ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस का जो वेक्टर सम है, जिस तरह हमने ये वेक्टर सम पढ़ा है पीछे, ये देखें, ये अब फोर्सेस हैं, ठीक है, उनका वेक्टर सम लिया है, ठीक है, इससे हमें एक नेट फोर्स जो है एफ निकाली है, ठीक है, ये वाली जो हमने पीछे किया। तो इसी तरह हम द नेट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। ज़्यादा से फोर्सेस होंगे उनमें से हम उनका वेक्टर सम लेंगे तो वहाँ से हम एक नेट फोर्स निकालेंगे। व्हेन, जब असेंबली ऑफ एन चार्ज अंडर कंसिडरिंग, जैसे कि असेंबली ऑफ एन चार्ज मैंने आपको करवा दिया है, वो अगर हम तसव्वुर में रखेंगे तो हम क्या करेंगे कि इससे हम एक नेट फोर्स फाइंड कर लेंगे। ये हो गए इसके यूजेज वेक्टर फॉर्म के। अब सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ की सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है। तो कूलम्स लॉ मतलब कि क्या फ़ायदा करता है, तो इसमें ये इसका अहम है कि हम इससे कूलम्स लॉ डिस्क्राइब, कूलम्स लॉ बयान करता है कंप्लीट मुकम्मल तौर पर, किनको, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस इन एटम। एक एटम होता है, एटम के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये एटम का ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट में आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो रही है, या जो न्यूक्लियस से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इस अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, तो हमें ये बताता है कि ये कैसे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखें तो हाउ एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और एटम जो है वो मॉलिक्यूल्स कैसे बनाती हैं, ठीक है, ये भी हमें कूलम्स लॉ से पता चलता है। और हाउ, कैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिवेलप इन सॉलिड्स और लिक्विड, और कैसे हमें पता चलता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉलिड्स और लिक्विड्स में बन जाती हैं। लिक्विड्स और सॉलिड्स कैसे कैसे बनाते हैं, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं ये भी हमें कूलम्स लॉ से पता चलता है। इसके बाद ये कूलम्स लॉ जो है, कूलम्स लॉ डज नॉट होल्ड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक चार्ज पार्टिकल। जो माइक्रो का मानी होता है बड़ा, माइक्रो का मानी होता है बड़ा, तो बड़े चार्ज वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए सिर्फ कूलम्स लॉ जो होता है वो होल्ड नहीं है, बट लेकिन इट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक चार्ज्ड पार्टिकल, लाइक जैसे कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और माइक्रो का मानी होता है छोटा, छोटा, ये छोटे चार्ज पार्टिकल्स के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना कि बड़े चार्ज पार्टिकल्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक हो गया। चलें, ये कूलम्स लॉ जो था ये आपको इंशाल्लाह 10th में भी, और ये मतलब कि जिस भी क्लास में आप जाएंगे इंशाल्लाह आपको BSc तक ये कंप्लीट होगा। तो आप ये जो मैंने इतनी मेहनत की है, चलो आपका तो कुछ नहीं जाएगा अगर आप थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और अपना शेयर करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।